Hello to all. Myself Neetu Rani, Assistant Professor, and today's our topic is Social Theory of Suicide. यानी आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत। ऑल्दो ये टॉपिक आजकल बहुत ही चर्चा में है, बट यहाँ हम सुसाइड को समझने का प्रयत्न करेंगे सोशियोलॉजिकल अप्रोच के साथ और एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। Social theory of suicide was developed by French philosopher and sociologist Emile Durkheim. When it comes to sociological perspective, he is considered as the founding fathers of sociology, and systematic approach study of the society began with him. तो सोशल थ्योरी ऑफ सुसाइड की जो थ्योरी है वो फ्रेंच फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खिम के द्वारा विकसित की गई है। और जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इमाइल दुर्खिम की बात करते हैं तो वो कंसिडर किए जाते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और उन्हें अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। यानी कांट के बाद इमाइल दुर्खैम ही ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के क्षेत्र में या फिर सोसाइटी के अध्ययन के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, उसकी शुरुआत सोशियोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्ट की। अकॉर्डिंग टू दुर्खैम, देयर आर नो सोसाइटीज इन विच सुसाइड डज नॉट occur. He says that suicide is not individual, it is a social phenomena. His work on suicide was published in 1897 as Lee Suicide by Paris publisher Elcon. It was the first methodological study of a social problem in the context of society. तो दुर्खैम के अनुसार कोई भी सोसाइटी या समाज जो होता है ऐसा नहीं होता है जहाँ पर सुसाइड की घटना नहीं पाई जाती है। वो यहाँ कहते हैं कि सुसाइड की जो घटना होती है वह इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं होती है, बल्कि यह एक सामाजिक घटना होती है। और इस घटना को समझने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज वे में साइंटिफिक वे और सिस्टमैटिक ढंग का प्रयोग किया है। खास करके उनकी जो अध्ययन पद्धति रही है वह क्वांटिटेटिव मेथड पे आधारित थी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा फ्रांस के 20,000 से अधिक सुसाइड संबंधी पुलिस रिकॉर्ड का अध्ययन किया, उसका अवलोकन किया और उसको अपनी संपूर्ण केस स्टडी में इसे विभिन्न सामाजिक तथ्य के आधार पर समझने का प्रयास किया, और जिसको उन्होंने अपनी तीसरी महत्वपूर्ण कृति जिसे ली सुसाइड जो 1897 में प्रकाशित हुई है उसमें उन्होंने संजोया। बाद में इसका अंग्रेजी रूपांतरण द सुसाइड के नाम से भी हुआ, जो बाद में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार यह टेक्स्ट जो है एक क्लासिकल टेक्स्ट है जिसमें ऐसी साइंटिफिक पद्धति का प्रयोग किया गया है जो किसी सामाजिक समस्या को उस सोसाइटी के संदर्भ में समझने का प्रयास करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दुर्खिम डिफाइंस सुसाइड एनी डेथ caused directly, indirectly by a positive or negative action of the victim himself he knows will produce this result. तो दुर्खिम इस क्रम में सुसाइड को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आत्महत्या का प्रयोग हम उन सभी मृत्युओं के लिए कर सकते हैं जो कि मृत व्यक्ति के सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं, जिनके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि उसका यह कार्य इस परिणाम को उत्पन्न करेगा, यानी उसकी मृत्यु को उत्पन्न करेगा। दुर्खिम treated suicide as a social fact, explaining variation in its rate to a micro level. Considering society scale phenomenon is a lack of connection between people and lack of regulations of behavior rather than individual feelings and motivations. यहाँ दुर्खिम सुसाइड को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं, एक सोशल फैक्ट मानते हैं,
और इसे बहुत ही वृहद स्तर पर इसके दर और विविधताओं की उन्होंने व्याख्या की है। जैसे कि एक सामाजिक पैमाने पे यह घटना जो होती है सुसाइड की, वो किन सामाजिक दशाओं या परिस्थितियों के प्रभाव से होती है, या फिर लोगों के बीच का जो आपसी सामाजिक संबंध होता है, या फिर अपनी कम्युनिटी या फिर अपनी सोसाइटी से लोगों का जुड़ाव कैसा है और उनका व्यवहार विनिमय पर उस सोसाइटी का क्या प्रभाव होता है, उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल की भावना या उसकी प्रेरणा संबंधी कारणों से। इस तरह से वो एक मानक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो कि आत्महत्या के लिए सामूहिक जीवन की दशाओं पर फोकस करता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ सुसाइड के बारे में। Emile Durkheim classified 4 types of suicide depending on the level of regulations and integration of society. तो यहाँ पर इस तरह से इस थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इमाइल दुर्खाइम यहाँ सुसाइड को विभिन्न भागों में बांटते हैं जो लेवल ऑफ रेगुलेशन और इंटीग्रेशन पर निर्भर करता है। यानी एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी सोसाइटी से कितना डिटैच या फिर कितना अटैच महसूस करता है, कितना जुड़ाव महसूस करता है और सोसाइटी से खुद को कितना अनुकूलित कर पाता है, इस आधार पर उन्होंने सुसाइड को 4 भाग में क्लासिफाई किया है। जिसमें से पहला है egoistic suicide. Such suicide take place due to less integration between society and individual. The individual feels socially isolated. The individual feels to get educate support. Example, when an individual commits suicide due to fault of self. तो पहले प्रकार की जो आत्महत्या है जिसे हम अहमवादी आत्महत्या या एगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं, ये आत्महत्या तब स्थान ग्रहण करती है जब एक व्यक्ति और समूह का संबंध जो होता है वो इतना ढीला पड़ जाता है या फिर इतना कमज़ोर हो जाता है कि व्यक्ति खुद को समाज से कटा हुआ या अलग थलग महसूस करता है, आइसोलेटेड फील करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे समाज जो है उसे पर्याप्त सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी दशा जो होती है कभी कभी उस व्यक्ति के लिए काफ़ी अपमानजनक हो जाती है और इस प्रकार वह खुद को समाज के लिए अनुपयोगी समझने लगता है और ऐसा होता है कि इस स्थिति में वह सुसाइड को कमिट कर लेता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जो होता है मान लो उससे कुछ गलती हो गई है और उसे ऐसा लगता है कि इस गलती के कारण वह समाज का एक उपयोगी सदस्य नहीं रहा, तो वह सुसाइड को कमिट कर लेता है। इस तरह से इमाइल दुर्खाइम ने विभिन्न प्रकार के सुसाइड को एक फिगर के द्वारा समझाने की भी कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मॉडर्न सोसाइटी यानी जो आजकल की हमारी सोसाइटी है उसमें इगोइस्टिक सुसाइड और एनोमिक सुसाइड जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले की जो हमारी सोसाइटी थी यानी ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी उसमें फैटलिस्टिक सुसाइड और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जो होते वो ज़्यादा कमिट किए जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने और सुसाइड के प्रकार बताए हैं, जिसमें से दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड यानी परार्थवादी आत्महत्या। सच सुसाइड takes place due to over-integration between society and individual. When he or she is strongly guided by the customs, values and ethics, then he or she sacrifices their own life to serve the needs of the group. For example, सती प्रथा। तो आगे बात करते हुए इमाइल दुर्खाइम बोलते हैं कि जो परार्थवादी आत्महत्या होती है यानी दूसरे प्रकार की जो आत्महत्या होती है यह तब समाज में गठित होती है जब समाज और व्यक्ति के बीच जो है वह एकीकरण जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में हो जाता है और अर्थात व्यक्ति का व्यक्तिगत हित जो होता है वो सामूहिक हित में विलीन हो जाता है और व्यक्ति और समाज की दूरी जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि कोई पुरुष या स्त्री
वो समाज के मूल्यों, परंपराओं, नैतिकताओं से इतना गाइडेड होने लगता है, इतना नियंत्रित होने लगता है कि वह अपने जीवन को अपने समूह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए त्यागने को तत्पर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल स्वरूप या उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं सती प्रथा। फिर आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की सुसाइड की, जो है एनोमिक सुसाइड। सच सुसाइड टेक्स प्लेस ड्यू टू लेस regulation between society and individual or certain breakdown of social equilibrium where social norms get collapsed and the value system of group no longer has meaning for individual. Example, suicide during economic recession. In such cases, individuals do not understand how to react in certain situation as there is no कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय सोसाइटी। यानी तीसरे प्रकार की जो आत्महत्या है, एनोमिक सुसाइड या अस्वाभाविक आत्महत्या, तब होती है जब व्यक्ति के जीवन पर समाज के विनियमों का जो नियंत्रण होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या कहें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी एनोमिक सुसाइड की घटना तब स्थान ग्रहण करती है जब अचानक से ही सामाजिक संतुलन की जो प्रक्रिया होती है वह समाप्त हो जाती है या फिर सामाजिक मूल्यों की जो व्यवस्था होती है वो अचानक ही ख़त्म हो जाती है। समाज में कोई नियम आदर्श नहीं रह पाता और व्यक्ति का जो उसके ऊपर प्रभाव है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जैसे आर्थिक संकट के समय व्यक्ति के द्वारा की जाने वाले जो आत्महत्याएं होती है वो एनोमिक सुसाइड का उदाहरण हम मान सकते हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति में होता यह है कि अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि संबंधित समाज में कोई भी आचार संहिता नहीं होती है, कोई भी नियम कानून नहीं रह जाता है समाज में। तब ऐसी नियमहीनता की जो स्थिति होती है वह व्यक्ति में एक शून्यता का भाव उत्पन्न करती है जो उसे आत्महत्या की ओर अग्रसर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे किसानों की जो आत्महत्याएं हुई हैं उसे हम एनोमिक सुसाइड कह सकते हैं। फिर चलिए बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रकार के सुसाइड की ओर, जो है फेटलिस्टिक सुसाइड। दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज़ ड्यू टू ओवर रेगुलेशन इन सोसाइटी। इट मीन्स व्हेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी आर हाईली इम्पोज्ड अपॉन द इंडिविजुअल, the individual get sophisticated and norms of society oppose too much and stifle individual too much regulation. Example, when a slave commits suicide. तो चौथे प्रकार की जो आत्महत्या है वो है फेटलिस्टिक सुसाइड। और इस तरह की जो आत्महत्या होती है वो समाज में तब होती है जब नियमों का जो स्तर होता है या व्यक्तियों पर उनका जो नियंत्रण होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तब व्यक्ति खुद को उन समस्याओं के बीच घिरा हुआ पाता है या खुद को बहुत ही दबा हुआ महसूस करता है और यह दबाव कभी कभी बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे कि व्यक्ति को यह लगता है कि वह इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या ही उसके लिए एकमात्र उपाय हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दास प्रथा में रहने वाला व्यक्ति जो होता है या कोई व्यक्ति यदि दास है तो वह अपनी विकट परिस्थिति यानी जो नियम कानून या फिर जो व्यवस्था को वो झेल रहा होता है उससे वो इतना विघटित हो जाता है, इतना बहुत ही मजबूर हो जाता है कि वह इसे छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या को कमिट कर लेता है। इस तरह हमने आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। आगे हम बढ़ते हैं इसके क्रिटिसिज्म की ओर। तो इसके क्रिटिसिज्म में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो इनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनमें पहला है द मेन ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी इज दैट दुर्किम हैज़ लेड टू मच स्ट्रेस only on one factor, social factor, and forgotten about other factors, thereby making his theory defective and only one-sided. तो यह जो थ्योरी है इसकी सबसे बड़ी त्रुटि या कमी यह है कि इसमें केवल
एक ही फैक्टर यानी जो सोशल फैक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि अन्य जो कारक हो सकते हैं या मानसिक कारक हो, जोग्राफिकल कारक हो, कोई भी कारक हो, उनको पूरी तरह से भुला दिया गया है, और जो इस सिद्धांत को एक पक्षीय बना देता है, जो इस सिद्धांत की बहुत बड़ी त्रुटि है। और दूसरी आलोचना की अगर बात करें तो द सोशियोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड criticized the Durkheim's theory of suicide and said that every individual has its own mental makeup, hence some people can bear more pressure than others. तो दूसरी आलोचना जो है यहाँ पे मशहूर सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा की गई है कि दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में जो सुसाइड थ्योरी में सोशल फैक्टर की बात की है, वहाँ ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की जो अपनी मानसिक क्षमता होती है वो अलग होती है, जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं वो दूसरों की तुलना में बहुत अधिक दबाव को झेल सकते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक दशाओं में या विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्तियों की क्या प्रतिक्रिया होगी वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाती है, जो उनके मानसिक अवस्था या फिर मानसिक दृढ़ता पे निर्भर करती है, जिसकी इमाइल दुर्खिम ने पूरी तरह से यहाँ पे उसकी उपेक्षा कर दी है। इसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष पर, यानी कंक्लूजन में हम देखते हैं डिस्पाइट द स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म दुर्खिम डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब बाय गिविंग सच एन इंस्पिरेशनल स्टडी to the complex world. Theory of society is still relevant and considered as a classical text in sociology and provides the basis for most sociological theory of society in 21st century too. तो जब हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो जैसा कि हम पहले ही दुर्खिम के सिद्धांत की कमियों की चर्चा कर चुके हैं, इन आलोचनाओं के बावजूद दुर्खिम कि जो सुसाइड की थ्योरी है इसमें उन्होंने बहुत ही एक सामाजिक तथ्य, जो बहुत ही जटिल तथ्य है, उसके बारे में बहुत ही उन्होंने साइंटिफिक वे में और सिस्टमेटिक वे में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टडी मटेरियल लोगों को उपलब्ध कराया है, जो आज भी रिलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है, और यह 21वीं सदी के समाजशास्त्रियों के लिए बहुत ही एक क्लासिकल टेक्स्ट के रूप में मान्यता है। इसकी जो आगे आने वाली सुसाइडल थ्योरी यानी सुसाइड से संबंधित जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी आगे आएंगी उसके लिए एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने आज सुसाइड, जिसे पहले सिर्फ मानसिक दशाओं का परिणाम माना जाता था, उसमें सामाजिक दशाओं और परिस्थितियों की भूमिका से हमें परिचित करवाता है और समाज की घटनाओं को सामाजिक तथ्यों के आधार पे हमें समझने के लिए एक प्रेरणा स्रोत प्रदान करता है। इस प्रकार हमने इमाइल दुर्खिम की सुसाइड थ्योरी को देखा और समझा। तो चलिए आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।